चलिए तो मित्रों हम शुरू करते हैं आधुनिक भारत में अपने सबसे इंपॉर्टेंट क्लास को, जिससे हर एक एग्जाम में आपसे 2 से 3 क्वेश्चन तो बन ही जाता है। और किसी भी आयोग का ये क्या है, फेवरेट टॉपिक है। कौन? तो ब्रिटिश गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय। तो अगर इंग्लिश सत्ता को देखते हैं, अंग्रेजों की सत्ता को भारत में देखते हैं, तो इसको 2 पार्ट में हम लोग कर सकते हैं। एक है कंपनी का अधीन सत्ता और एक क्राउन के अधीन सत्ता। कंपनी का अधीन सत्ता यानी कंपनी जब तक शासन करती है, तो कंपनी के शासन हम लोग को देखने को मिलता है मेनली 1857 की क्रांति तक। उसके बाद क्या आता है, भारत में जो सत्ता आती है वो किसके हाथ में जाती है? क्राउन यानी महारानी के हाथ में जाती है। ठीक है, तो आज के जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे वो कंपनी का अधीन शासन को पढ़ेंगे और उससे जुड़े हुए वायसराय इन लोग को हम लोग देखेंगे, गवर्नर जनरल को देखेंगे, सॉरी गवर्नर जनरल और ब्रिटिश गवर्नर और गवर्नर जनरल के बारे में। और इससे जुड़ा हुआ प्रीवियस ईयर जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है मैंने सब क्वेश्चन डाल दिया। इसको पढ़ लोगे तो कहीं से कहीं छूटने वाला नहीं है। यूट्यूब पर भी आपको इतना डिटेल नहीं मिलेगा जितना हम आपको डिटेल देंगे। सब लोग पेड कोर्स में इतना पढ़ते हैं, आप लोगों को फ्री में भी यूट्यूब पर भी हम डाल देंगे, आराम से पढ़ लीजिएगा, रिविजन कर लीजिएगा। रहा बात नोट्स का, तो टेलीग्राम मैसेज करोगे, टेलीग्राम पर भेज देंगे नोट्स को हम। आगे चलते हैं बिना टाइम गंवाए हुए। भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना किस युद्ध के बाद हुआ? तो प्लासी के युद्ध के बाद हुआ। भारत में आते हैं अंग्रेज 1608 में और आकर एक शांत शासन की स्थापना करते हैं। उन्हें अपने आप को व्यापारी दिखलाता, हम शासक कहाँ है, व्यापारी है। धीरे धीरे आते हैं राजा लोग लड़वाना शुरू करते हैं। मुगल सल्तनत में भी देखते हैं कि औरंगजेब के मरने के बाद जो भी आते हैं मुगलिया आते हैं वो सब कमजोर आते हैं। उत्तर मुगल काल जब आप लोग पढ़िएगा आधुनिक भारत में, तो वहां पर आप देखिएगा कि औरंगजेब के बाद भी जितने भी मुगलिया शासक आते हैं वो एकदम निहायती कमजोर थे। एक लास्ट एक बोला जा सकता है बहादुर शाह प्रथम के बारे में। ओकरा बाद देखते हैं कि सब के सब क्या है, खत्म है शासक। तो इसका लाभ कौन उठाएगा? अंग्रेज उठाएगा। धीरे धीरे अंग्रेज अपने आप को क्या करता है, मजबूत करता है। फूट डालो राज करो की नीति अपनाता है, एक दूसरे से लड़वाता है सब राज्य को। लड़ जो भैया, कमजोर हो जाओ भैया, और क्या करता है, अपने आप को मजबूत करते जाता है। इनका जो सही रूप से अगर हम लोग देखते हैं कि ये उभर के कब सामने भारत में युद्ध लड़ते हैं, भारतीयों से युद्ध कब लड़ते हैं, तो प्लासी के युद्ध में पढ़ेंगे। ठीक है, और प्लासी का युद्ध जो हुआ था हम लोग का 1757 में हुआ था। और यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग का कि प्लासी के युद्ध में अपने आप को ये उभर के दिखलाते कि अब हम लोग व्यापार नहीं करेंगे, यहाँ पे अब हम लोग शासन करेंगे, अपने आप को शासक के रूप में स्थापित करना शुरू। अब ये चीज पर आगे जब डिटेल्ड क्वेश्चन डिटेल्ड पढ़ाएंगे आपको, नवीन राज्यों का जो आपको जो हम स्थापना पढ़ाएंगे, बंगाल पढ़ाएंगे, तब आपको प्लासी के युद्ध डिटेल्ड पढ़ाएंगे, क्योंकि यहाँ पर फिर टाइम लग जाएगा। और प्लासी के युद्ध के बाद 1764 में होता है बक्सर का युद्ध, और बक्सर का युद्ध ये फिक्स कर देता है कि भारत पर शासन करेगा तो सिर्फ अंग्रेज करेगा, क्योंकि भारत की वास्तविक स्थिति अब पता चल चुकी थी। चलिए तो बिना टाइम गंवाए हुए हम लोग भारत के जो हम लोग ब्रिटिश गवर्नर है उनके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन सिद्ध हुआ? तो रॉबर्ट क्लाइव। समझ में आया? और भारत में प्रथम गवर्नर कौन थे? तो भारत में बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? तो बंगाल का प्रथम गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, और बंगाल का अपने आप को ये क्या करता है, गवर्नर बनाता है रॉबर्ट क्लाइव, है ना। गवर्नर जो गवर्न करे, जो शासन करे, उसे क्या कहते हैं हम लोग, गवर्नर कहते हैं, सर्वे सर्वा। किसने बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव। क्लाइव की याद करना, क्वाइल जो मच्छर भगाने वाला होता है। क्वाइल कैसा होता है, दूगो होता है सटल एक दूसरे के साथ। क्वाइल कैसा होता है, दूगो सटल, तो द्वैध शासन रॉबर्ट क्लाइव। याद हो गया ट्रिक के साथ, द्वैध शासन रॉबर्ट क्लाइव। किसका समय अंग्रेज अधिकारियों ने श्वेत विद्रोह किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव के समय पर। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव के समय पर, अच्छा क्लाइव हो गया, गलती से क्लाइव कर दीजिए, इसको मिसप्रिंट हो जाता है कभी कभी लिखते लिखते। रॉबर्ट क्लाइव। अब बोलोगे कि भैया अंग्रेज ने श्वेत विद्रोह अपने ही खिलाफ काहे कर दिया?
है ना। अंग्रेज ने अपने ही खिलाफ क्या किया कि अपने ही शासन के खिलाफ श्वेत विद्रोह कब क्यों कर दिया। तो शुरुआत में जब अंग्रेज लड़ते थे तो उनको युद्ध में दोहरा भत्ता मिलता था, माने महीने तो पेमेंट अगर 10,000 है तो तेरा 20,000 मिलेगा युद्ध काल में। तो अंग्रेज भी खुशी खुशी लड़ते थे, समझ में है ना, खुशी खुशी लड़ते। रॉबर्ट क्लाइव बोला कि आए तू सेना सैनिक है क्या खातिर, लड़ाई खातिर है, बंद कर दोहरा भत्ता। दोहरा भत्ता जैसे बंद करता है रॉबर्ट क्लाइव, सिपाही क्या करते हैं हम लोग का श्वेत विद्रोह कर देते थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा कि किसके समय पर श्वेत विद्रोह हुआ था, रॉबर्ट क्लाइव, याद रखिएगा। आगे कॉइल होता है तो आगे उजला धुआं छोड़ता है, ट्रिक। रॉबर्ट क्लाइव ने सिपाहियों को युद्ध काल में मिलने वाले दोहरे भत्ते को बंद कर दी, जो मैं तुरंत अभी बताया मैंने, इसका भी मैंने यहाँ पर विवरण दे दिया है ना। मिसप्रिंट हो गया है कहीं कहीं इस वाला सेशन में। द्वैध शासन का जनक की उपमा किसे दिया गया है, द्वैध शासन की जनक की उपमा किसे दिया गया है, लियोनस जॉर्ज कार्टियस को दिया गया है, लियोनस जॉर्ज कार्टियस को दिया गया द्वैध शासन की उपमा। इंग्लैंड में महाभियोग किस पर चला गया था, तो वारेन हेस्टिंग पर, आगे आप लोग को मिलेगा, है ना। किस पर चला गया था, वारेन हेस्टिंग पर, आगे आपको वारेन हेस्टिंग आपको मिलेंगे, ठीक है, जिस पर हम लोग क्या कर चला गया था कि महाभियोग। तो अब हम लोग को पढ़ना है अगला जो हम लोग का है, रॉबर्ट क्लाइव के बाद जो अगला बनता है वो बोलते हैं हेनरी वेंसीटाट। और वारेन हेस्टिंग के समय क्या हुआ था, प्लासी के युद्ध हुआ था, है हाँ 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था, 1757 में प्लासी का युद्ध किसके साथ हुआ है, रॉबर्ट क्लाइव के समय पे, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव के बाद बनते हैं हेनरी वेंसीटाट, ठीक है। और वेंसीटाट के समय पर जो युद्ध होता है वो बंगाल के जब गवर्नर बनते हैं वेंसीटाट, ठीक है, तो इन्हीं के समय क्या होता है, बक्सर का युद्ध होता है 1764 में, ठीक है। और युद्ध का नेतृत्व कौन करता है, तो मेजर हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय के संयुक्त सेना के बीच में हुआ, है ना। एगो जो सेना का किसके समय हुआ, माने बंगाल का गवर्नर कौन था, तो वेंसीटाट, ये देखना। बक्सर में जाएंगे टाट बिछा के बैठ जाएंगे गंगा जी किनारे, मस्त मजा एकदम खाओ टाट बिछा के। क्या होगा, बक्सर की जगह 1764 में, है ना। कौन था, किसको देखेंगे, तो मनभावन गंगा जी को देख रहे हैं टाट बिछा के, मनभावन गंगा जी को देख रहे हैं टाट बिछा के बक्सर में, तो उससे कहा जाएगा हेक्टर मुनरो, अंग्रेज का नाम क्या है, हेक्टर मुनरो, मनभावन से हेक्टर मुनरो। और इधर हम लोग क्या है, मीर कासिम जुड़ते हैं, दूसरा शुजाउद्दौला, शाह आलम द्वितीय, इन लोग का संयुक्त सेना को अकेले हरा देता है, क्योंकि इनमें आपसी सही से इनमें तालमेल नहीं था। तीन गो टीम था इसमें, मीर कासिम थे, शुजाउद्दौला अलग है, सिराजुद्दौला अलग है, आगे पढ़िएगा आप लोग। और शाह आलम द्वितीय के संयुक्त सेना क्या करता है, ये हरा देता है। शाह आलम द्वितीय मुगल शासक थे। आगे आप लोग पढ़िएगा, अभी हम डिटेल बताएंगे तो ये वीडियो भी बहुत लंबा हो जाएगा और आपको पढ़ने में भी मजा नहीं आएगा। जब आएंगे तो डिटेल्ड पढ़ाएंगे, जब बंगाल सल्तनत को पढ़ाएंगे तो। उसके बाद वारेन हेस्टिंग के बारे में हम लोग पढ़ना है, वारेन हेस्टिंग के बारे में पढ़ना है। वारेन हेस्टिंग बंगाल में द्वैध शासन को कितने समाप्त किया था, तो वारेन हेस्टिंग ने समाप्त किया था। शुरू कौन किया था, तो रॉबर्ट क्लाइव। द्वैध शासक के जनक कौन थे, तो कार्टियस। क्लाइव शुरू किया, जनक कौन थे, माने जनक माने तू हमारा ऑर्डर आगे बताया, इसको आइडिया दिया तुम हमको कि सर ऐसे ऐसे काम करना चाहिए, हम मान गए, लागू तो हम ही ना किए हैं। मोदी जी को नोटबंदी का आइडिया कोई और दिया होगा, लेकिन लागू तो नोटबंदी मोदी जी की है, वही चीज है। बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था हम लोग का, बंगाल का अंतिम गवर्नर था वारेन हेस्टिंग, क्योंकि अब क्या था, एक बाद गवर्नर का पद और पावर बढ़ने वाला था। अब बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा हम लोग का, बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना। तो पूछता है बंगाल का गवर्नर जनरल कब बना था, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। अरे समझ में, अब एक और पावर बढ़ गया है,
खाली गवर्नर पहले कहलाता, अब गवर्नर जनरल कहलाएगा, काहे कहलाएगा आगे बताएंगे तुमको। इसने राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कोलकाता लाया। पहले कहा था राजकीय कोषागार मुर्शिदाबाद में था, बोला कि नहीं नहीं मुर्शिदाबाद में नहीं रहेगा, लाओ कोलकाता में, कोलकाता में शासन कर रहे हैं ना, बंगाल में नाम है, लाओ कोलकाता में शासन करते हैं। अब सब कोषागार, कोनो भी सरकार चलाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पैसा, पैसा यानी पावर, पैसा को बुला दिया अपना। और वारेन हेस्टिंग्स ने 1772 में प्रत्येक जिले में एक दीवानी और एक फौजदारी अदालतों की स्थापना की, है ना। पूछता है प्रत्येक जिले में एक दीवानी और एक फौजदारी अदालत की स्थापना किसने की थी, तो प्रत्येक जिले में एक दीवानी और एक फौजदारी अदालत की स्थापना किसने की थी, वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, आप पूछोगे तो भैया वारेन दीवानी और फौजदारी अदालत क्या होता है, तो दीवानी अदालत उसमें होता है जिसमें जमीन जायदाद इस सब से लड़ाई झगड़ा हो, समझ में है ना, खेती खतिहान इस सब से पैसा रुपया लेन देन, ये हो गया दीवानी मामला। आज भी होगा तो दीवानी कोर्ट होता है। एक कैसा होता है, क्रिमिनल केस होता है जिसको फौजदारी बोलते हैं। ठीक है, फौजदारी केस, जैसे फौजदारी केस में क्या हो गया तुमको, तो फौजदारी केस में हो गया कि किसी का लूट कर दो, हत्या कर दो, मार के कपार फोड़ दो, चोरी बलात्कार सब क्या है तुम्हारा, फौजदारी। अब समझ में आ गया, दीवानी मामला और फौजदारी मामला क्लियर हो गया आप लोग का। वारेन हेस्टिंग्स 1781 में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए कोलकाता में प्रथम मदरसा की स्थापना करता है। प्रथम मदरसा की स्थापना कौन करता है, वारेन हेस्टिंग्स। इससे पहले मदरसा नाम का चीज नहीं था। और जोनाथन डंगन क्या करता है, 1771 में जैसे मुस्लिम वाला खुलता है 1781 में, ठीक एक साल बाद 1782 में जोनाथन डंगन क्या करते हैं, बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना करते हैं। 1782, 1781 में मुस्लिम मदरसा कोलकाता में, और 1782 में कौन हम लोग का जाएगा, तो 1782 में जाएगा कौन हम लोग का है, संस्कृत विद्यालय जोनाथन डंकन। जोनाथन नाथ, लोगों के नाथ कहाँ पर है, बनारस में, भोलेनाथ बनारस में, भोलेनाथ की नगरी तो एक ही है बनारस, जो उनके त्रिशूल पर बसा हुआ है। और सब नगरी उन्हीं का है, लेकिन मेन बोला जाता है क्या, भोलेनाथ का अपना नगरी, आपको कोई भूखे नहीं सोता है ना। आगे बढ़े हुआ, वारेन हेस्टिंग्स ने मुगल सम्राट को मिलने वाले पेंशन को बंद कर दिया। मुगल सम्राट की जो पेंशन मिलता था उसको वारेन हेस्टिंग्स क्या करता है, हम लोग का बंद कर देता है। बाबू अब तुम लोग को पेंशन मिलेगा, बोलेगा नहीं, तुम लोग हो गया है कमजोर। ठीक है, और वारेन हेस्टिंग्स के समय 1774 में कलकत्ता में स्थापित प्रथम उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन था, तो एलिजा एम्पे, है ना। वारेन हेस्टिंग्स के समय कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना होती है 1774 में, समझ में ना। और इसके मुख्य न्यायाधीश थे एलिजा इम्पे। इसके अलावा दो और भी लोग थे, है ना, उनका नाम नहीं याद करना है, लेकिन एलिजा इम्पे के बारे में बार बार पूछा गया एग्जाम में आपको। ईस्ट इंडिया एक्ट 1784 किसके समय पारित हुआ था, तो वारेन हेस्टिंग्स के समय पे। पीस्ट हेस्टिंग हराएंगे और पीटेंगे, इसे समझ लो। तो ईस्ट इंडिया एक्ट 1784, 1700 जो पॉलिटी वाला जो वीडियो है उसमें जाकर आप लोग देखिए, पॉलिटी का जो क्लास कराए हैं उसमें 1784, 1773 रेगुलेटिंग ये सब आपको वहाँ पर पढ़ाए हैं हम, 1813 का ये सब आपको पढ़ाए हैं। ठीक है, तो 1784 का ईस्ट इंडिया एक्ट किसके समय पारित होता है, तो वारेन हेस्टिंग्स में। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीतियां, रिंग ऑफ फेम, रिंग फेम पॉलिसी, रिंग फेम था, सिर्फ रिंग ऑफ फेम था शायद, इसका ऑफ फेम था। पॉलिसी का संबंध किससे हम लोग का, तो वारेन हेस्टिंग्स से हम लोग का, रिंग ऑफ फेम का, है ना। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति, ठीक है, इंग्लिश थोड़ा सा याद नहीं पड़ रहा आपको, इसलिए सॉरी, ठीक है, देख लीजिएगा इंग्लिश का। वारेन हेस्टिंग्स के समय भारत का पहला समाचार पत्र बना था जिसका नाम था द बंगाल गजट। ठीक है, और जेम्स हिक्की ने इसको क्या किया था, प्रकाशित किया था, पहला समाचार। इससे पहले समाचार पत्र भारत में नहीं छपता था। वारेन हेस्टिंग्स के बाद आता है कॉर्नवालिस, जिसका शासन चला था 1786 से लेकर के 1805 के प्रोक्ष कितना 20 साल, 19-20 साल, है ना, 19-20 साल ही शासन किया था भारत में।
बंगाल के गवर्नर जाने का समय जिले के समस्त अधिकार कलेक्टर के हाथों में चला गया। तो कर्नवालिस, कलेक्टर का पावर कौन दिया? कर्नवालिस। कलेक्टर का पावर कौन दिया हम लोग का? हर एक जिला में कलेक्टर होता है ना, कलेक्टर का पावर दिया कर्नवालिस। याद है, कर्नवालिस कलेक्टर। ठीक है, किसके समय जिला में पुलिस थाना की स्थापना कर दरोगा का इसका इंचार्ज बनाया गया। तो ये भी क्या हम लोग का? कर्नवालिस है ना, कर्नवालिस है। ऐसा समझ में? तो दरोगा का यहाँ पर इंचार्ज, प्रत्येक पुलिस थाना का दरोगा इंचार्ज होता था। किसके समय भारत में अस्थायी बंदोबस्ती प्रणाली लागू हुई? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में भारत में अस्थायी बंदोबस्ती शुरू हुई थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ना कॉर्नवालिस कोड को लागू किया था 1793। कॉर्नवालिस कोड की याद कीजिए, कॉर्नवालिस कोड कब लागू हुआ था? तो 1793। तो ठीक है, इसका याद करेगा। 1793 तो भुला जाओगे क्योंकि सब डेट है। तो कोड क्या है? हम लोग कोड है, घूमने जाना है। तो कौ दिन घूमा जाएगा? तो बाबूजी सामने है, ट्रिक पूछना है। तो एक साथ 9 दिन रहेंगे, एक साथ 9 दिन रहेंगे, घूमे जाएंगे। कब भैया? तो नवरात्रि में एक साथ 9 दिन रहेंगे। यही कॉर्नवालिस कोड था, है ना। तो 9 दिन एक साथ 9 3 माने कॉर्नवालिस कोड। ठीक है। भारतीय न्यायिक सेना जनक किसे माना था? भारत न्यायिक सेना के जनक बोला जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को बोलते हैं, भारतीय न्यायिक सेना के जनक। किसने तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान को पराजित किया एवं श्रीरंगपट्टनम पर अधिकार कर लिया? तो ये भी कॉर्नवालिस था। ठीक है, तो कॉर्नवालिस के बारे में आप लोग देख रहे, काफी महत्वपूर्ण है कॉर्नवालिस। 1700 जैसे आता है 92, है ना, रैयतवाड़ी प्रथा सर्वप्रथम कहाँ पर लागू की थी? तो मद्रास के बहरामल जिला में शुरू किया गया था। रैयतवाड़ी प्रथा को महाराष्ट्र के कहाँ पर? बहरामल जिला में शुरू किया गया था। भारतीय पुलिस सेना के जन्म जाता लॉर्ड कॉर्नवालिस, अभी बताएं। दरोगा का थाने का इंचार्ज बना देता है वो, है ना, और कलेक्टर को देता है, ताकत देता है कॉर्नवालिस। किस गवर्नर जनरल ने चलती फिरती अदालतों का भी स्थापित किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस, है ना। किस एकमात्र गवर्नर जनरल की समाधि भारत में है? एकमात्र गवर्नर जनरल की समाधि भारत में है, ये तो कौन हम लोग का? लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। किस एकमात्र गवर्नर जनरल का जो समाधि है वो भारत में, तो क्यों हमारे? लॉर्ड कॉर्नवालिस। अब लॉर्ड कॉर्नवालिस के बाद जो आते हैं हम लोग का, है ना, लॉर्ड कॉर्नवालिस 2 बार है, इसलिए 1800 ये जो शुरुआत में लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, तो 1885 से बनते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस का, यहाँ पे, है ना। 1885 में लॉर्ड कॉर्नवालिस बनते हैं, यहाँ पे देखिए। 1885 से बनते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस, 86 से 93। कॉर्नवालिस जो है 1800 था ये, सॉरी 1786 से लेकर के पहला में रहता हम लोग का 93 में। ग्रेट, सॉरी एक बार मिस्टेक हो गया, 19 साल बोल दिया, तो लगातार नहीं थे। 1700 हम लोग का ये होते हैं हम लोग का 86 से लेकर के और 1793 तक रहते हैं हम लोग का। अब फिर हम लोग का बनते हैं अंतिम में 1905 में, 1805 में फिर आते हैं और कुछ ही दिन में फिर खत्म हो जाता है कहानी का, मर जाते हैं हम लोग के। ठीक है, तो गलती से एक साथ मेरा लिखा गया तो इसलिए एक साथ बोल दिया। ठीक है, तो वो चीज़ अलग था। आगे चलते हैं। तो कॉर्नवालिस के बाद आते हैं जॉन सोर। ठीक है, कॉर्नवालिस के बाद कौन आते हैं हम लोग के? जॉन सोर आते हैं। ठीक है, और जॉन सोर जो थे हम लोग के, इन्होंने अहस्तक्षेप की नीति को अपनाई थी। नीति अहस्तक्षेप, कौन शोर नहीं करना है, कोई हो हल्ला नहीं होगा। आ रहा है ये, कोई आपके काम में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, एकदम हल्ला मत कीजिए। जॉन सोर, समझ में आ गया? अब याद हो गया। लॉर्ड वेलेजली, ये 98 से लेते हैं, 1798 से लेकर 1805 तक वेलेजली लगते रहते हैं। ठीक है, और वेलेजली को याद रखना है, वेलेजली जलनखोर है। वेलेजली क्या हम लोग का? जलनखोर है। ये सहायक संधि की शुरुआत किया था वेलेजली। जैसे होता है घर में कोई जलनखोर भाई बहन होता है, बोलता है कि तू वही काम, हम भाई काम किए, तू वही काम कर, वही था रहता है वेलेजली, जलनखोर।
समझ में है ना, वही चीज होता है। हम बर्तन मांजे तू झाड़ू बाहर, झाड़ू मार। तो इस तरह ये था हम लोग का। भारत में सहायक संधि का प्रयोग सर्वप्रथम फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने किया था। अब पूछो क्या सबसे पहले वेलेजली ने भारत में हम लोग का ये किया था, क्या बोलते हैं, सहायक संधि को किया था? तो नहीं, वेलेजली ने भारत में सहायक संधि को नहीं किया था। किसने किया था? तो डुप्ले ने किया था। समझ में आया ना, किसने किया था हम लोग का? डुप्ले ने किया था। किसने कलकत्ता में नागरिक सेवा में भर्ती के लिए युवाओं के प्रशिक्षण के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किया था? तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किया था लॉर्ड वेलेजली। वेलेजली फोड़ देंगे मार के, इसे रखना। जलनखोर है, काम करो सहायक संधि, नहीं काम करोगे तो फोड़ देंगे मार के, वेलेजली। तो फोर्ट विलियम कॉलेज है भाई, लेकिन ट्रिक क्या रखेंगे? मार के फोड़ देगा, बड़ा भाई है वेलेजली। कर्नवालिस का दूसरा कार्यकाल कब शुरू होता है? तो वेलेजली जैसे आता है तो 1805 में शुरू होता है और थोड़े दिन बाद मर ही जाते हैं, है ना। किस गवर्नर जनरल को कंपनी का अकबर कहते हैं? तो लॉर्ड वेलेजली को, लॉर्ड वेलेजली को क्या कहते हैं हम लोग? कंपनी का अकबर कहते हैं हम लोग। उसके बाद हम लोग का जॉर्ज बार्लो। जॉर्ज बार्लो के समय पर मेन हुआ था बेल्लोर विद्रोह। बेल्लोर विद्रोह किसके समय पर हुआ था हम लोग का? जॉर्ज बार्लो के समय पर हुआ था, याद रखिएगा। बेल्लोर विद्रोह जॉर्ज बार्लो, याद रहेगा हम लोग का। बेल्लोर विद्रोह जॉर्ज बार्लो। और ये क्या था? ये सिपाही विद्रोह था। आया समझ में? ये क्या था हम लोग? एक सिपाही विद्रोह था हम लोग का। अब लॉर्ड मिंटो प्रथम, इसी काल में राजा रणजीत सिंह अंग्रेजों के बीच 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि हुई थी। तो पूछता है कि अमृतसर की संधि किसके किसके बीच में हुई? तो लॉर्ड मिंटो, राजा रणजीत सिंह, आगे आपको मिलेगा राजा रणजीत सिंह के बारे में, सिख धर्म में आपको पढ़ने को मिलेंगे राजा रणजीत सिंह के बारे में। इनका एक आंख नहीं था राजा रणजीत सिंह का, लेकिन काफी शानदार शासक, पढ़ेंगे इनके बारे में। तो अमृतसर की संधि राजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच में 1809 में हुआ था, ठीक है। और इसी समय चार्टर एक्ट 1813 पारित हुआ था। 1813 का चार्टर एक्ट जो काफी महत्वपूर्ण है, जिसमें शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिया गया था। और चाय और चीनी का छोड़ के व्यापार को छोड़ करके, चीन के साथ चाय के व्यापार को छोड़ करके अंग्रेजों का सभी व्यापार का अधिकार को क्या कर दिया? छीन लिया गया था। समझ में? ये 1813 का चार्टर एक्ट। लॉर्ड हेस्टिंग्स, एक बात है, लॉर्ड हेस्टिंग 1813 से लेकर 1833 तक आता है। मार्च 1816 ईस्वी में अंग्रेजों ने गोरखपुर के बीच संगोली की संधि के द्वारा आंग्ल नेपाल युद्ध का अंत हुआ था। आंग्ल और भारत और नेपाल के बीच युद्ध चल रहा था, तो किस युद्ध के द्वारा समाप्त हुआ था? तो वारेन हेस्टिंग के समय पर हुआ था संगोली की संधि। कब हुआ था? बहुत बार पूछा गया था, 1816 में संगोली की संधि। अब बहुत बार पूछा है, 1-2 बार नहीं, बहुत बार पूछा है। संगोली की संधि कब हुआ था? 1816 में हुआ था संगोली की संधि, ठीक है, भारत और नेपाल के बीच। इसके समय भारत में पिंडारियों का दमन किया था। वारेन हेस्टिंग ने किसको हटाया था? पिंडारियों को हराया था। एक मूवी भी आया था पिंडारी पे, वीर मूवी आया था सलमान खान का, देखिएगा कि पिंडारी का। पिंडारी कहते हैं, एक तरह समझ लो ना कि ये एक तरह से क्या कह सकते हैं कि कबीलाई लोग थे जो लुटेरे थे, पिंडारी, है ना। कबीलाई लोग थे जो क्या थे? लुटेरे थे ये लोग, ठीक है। अंग्रेजों को लूटते थे, जनता से नहीं, ज्यादा अंग्रेजों को परेशान कर रहे थे, है ना। तो पिंडारियों ने क्या किया? पिंडारियों का दमन किसने किया? तो वारेन हेस्टिंग्स ने किया था। समझ में? इसी समय 1822 ईस्वी में टेंडेंसी एक्ट, ठीक है, यानी काश्तकारी अधिनियम लागू हुआ था। काश्तकारी नियम कब लागू हुआ था? 1822 में लागू हुआ था। चलिए, ज्यादा नहीं है। उसके बाद चलते हैं लॉर्ड एमहर्ट। प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध 1824 तक लड़ा, 1824 लेकर 1826 तक लड़ा गया लॉर्ड एमहर्ट के समय पर, हर्ट कर दिया, है ना। और इसी के बीच, इसी के किस युद्ध के द्वारा समाप्त होता? वर्मा, जिसको आज हम लोग म्यांमार कहते हैं, ये कभी क्या था? भारत का ही अंग था, ठीक है। जिसको वर्मा या म्यांमार कहते हैं, वो क्या था? अभी भारत का ही कभी अंग था। तो ये वर्मा युद्ध, प्रथम युद्ध खराब समाप्त होता है ना। वो होता है यांगडूब की संधि के द्वारा। किसके द्वारा? यांगडूब की संधि के द्वारा। 1824 में बैरकपुर का सैन्य विद्रोह भी इसी के समय पर हुआ था। देखो, 1806 में हुआ है सैन्य विद्रोह, जॉर्ज बार्लो के समय पे। 1824 में फिर एक विद्रोह होता है बैरकपुर। ये बैरकपुर में फिर विद्रोह होगा, जो कि आप लोग मंगल पांडे वाला पढ़ेंगे। तो बैरकपुर में और हुआ था विद्रोह, 1824 में विद्रोह हुआ था।
1857 में भी विद्रोह पढ़ना है आप लोग को, तो मेन विद्रोह है वहां पे ये। 1824 में भी विद्रोह हुआ था, किसके समय पे? तो एम हॉट के समय पर। हॉट कर दिया सब सेना की, सेना वाला क्या हॉट कर दिया, विद्रोह कर दिया। याद करने का तरीका है, सेना वाला क्या कर दिया, इसको हॉट कर दिया। ये तो एम हॉट। लॉर्ड विलियम बेंटिंग। अब बेंटिंग के जो काम आएगा ना, अधिकतर काम याद करना, बेंटिंग को याद करने का तरीका है बेटी से जुड़ा हुआ काम करेगा। बेंटिंग बेटी, देखो ट्रिक है। यह मद्रास गवर्नर था। इसी समय पर माथे पर जातीय चिन्ह न लगाने का, कानों में बालियां न पहनने पर वेल्लोर में सैनिकों का विद्रोह हुआ था। ठीक है, वेल्लोर में विद्रोह हुआ किसके समय पर? लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय पर 1806 में। भी पढ़े वेल्लोर विद्रोह, है ना। वो जॉर्ज बार्लो क्या था? वो गवर्नर था बंगाल का, गवर्नर जनरल था बंगाल का। लेकिन जब गवर्नर जनरल था तो गवर्नर जनरल के अंतर्गत 3 वो मेन आता था शासकीय क्षेत्र। एक बंगाल आता था, एक आता था आपको कौन, मद्रास आता था, एक आता था मुंबई। तो जो बंगाल का गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल बोला गया, और बाकी गवर्नर थे दो राज्य के। वो लोग रिपोर्ट किसको करते थे? बंगाल वाले को। आगे समझ में? बंगाल जो रहेगा वो सर्वश्रेष्ठ रहेगा बंगाल में जो है। 1833 में चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, और से क्या किया गया कि अब बंगाल के गवर्नर जनरल के 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा अब भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। माने पूरा भारत का गवर्नर जनरल हो जाएगा ये, सिर्फ बंगाल का गवर्नर जनरल नहीं कहलाएगा ये। और इस प्रकार भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक बना, है ना। कहीं बेंटिक देता है, कहीं बेंटिंग देता है, उससे कोई दिक्कत नहीं, हम लोग तो ऑब्जेक्टिव मारना है। अब अगर काम देख लो लॉर्ड विलियम बेंटिक का, यह बंगाल का प्रथम बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था हम लोग का? हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग्स। अंतिम कौन बना? तो हम लोग का बेंटिक बना। बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक या बेंटिंग। ठीक है, अब बंगाल का और भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। नहीं समझ में आ रहा? जैसे बंगाल का, हम पहले बंगाल का थे, हमको बोला था बंगाल का तुम गवर्नर जनरल हो, अब पावर बढ़ा दिया गया, अब हमको पूरा भारत का गवर्नर जनरल बोलने लगा, तब अंतिम हो गए बंगाल के गवर्नर जनरल, और पहला क्या हो गए? भारत के गवर्नर भी हो गए। है समझ में? बढ़िया से आगे बढ़ते हैं। और राजा राम मोहन राय के सहयोग से बेंटिंग ने 1829 में सती प्रथा को समाप्त किया। देखो बेटी से जुड़े हुए काम किया, सती प्रथा को समाप्त किया। ठीक है, इसी समय मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया। देखो शिक्षा का माध्यम बनाया, हमारे सब पढ़ाई अंग्रेजी में करना है। कौन बोला था? इसको बोला था मैकाले। ठीक है, तो बेंटिंग के समय पर बढ़िया अंग्रेजी सिखाओ, बेटियों को भी अंग्रेजी सिखाओ, सबको पढ़ाओ, सबको बढ़ाओ, बेंटिंग बोला। और अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम किसने बोला था बनाने के लिए? तो मैकाले बोला बेंटिक से कि सर अंग्रेजी सिखाए लोग को, अंग्रेजी सीखेगा, हम लोग का भाषा सीखेगा तो हमारा नौकर बनाने में उसको क्या होगा? भारतीय लोग को आसान होगा। इसलिए जितना अंग्रेजी सीख रहा है ना, इसलिए सिखाया जाता है कि वो लोग नौकर बने। समझ में है ना? नौकर बनाने के लिए। क्योंकि जो अंग्रेजी सीख गया उसका काम चलाओ, अंग्रेजी आ गया उसको, काम कर देगा, जोड़ घटाओ गुना भाग थोड़ा ऑफिशियल भी काम कर देगा। तो इंग्लैंड से आदमी ना मंगा के इंडियन लोग से काम करवा लेंगे, इसीलिए वो लोग कर रहा था। शिक्षा का माध्यम उसने क्या बनाया? तो इसको बनाया था, अंग्रेजी को। शिशु बालिका हत्या को इसने क्या कर दिया? प्रतिबंधित कर दिया था। ठीक है, उसके बाद आता है लॉर्ड मेडकॉफ। ठीक है, लॉर्ड मेडकॉफ बेंटिक जहाँ बेटी का काम किया, सती प्रथा को हटाया और शिशु बालिका हत्या को खत्म किया। वही मेडकॉफ आता है तो मीडिया काम करेगा। मेडकॉफ आएगा तो क्या काम करेगा? हम लोग का मीडिया काम करेगा। और अपने 1 वर्ष के कार्यकाल में प्रेस पर नियंत्रण को हटा दिया। प्रेस पर जो इसका नियंत्रण था तो क्या कर दिया इसने? हटा दिया। मीडिया को फ्री करेगा कौन? मेडकॉफ। मीडिया को कौन फ्री करेगा? तो मेडकॉफ। इसीलिए इसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहते हैं। आगे समझ में? प्रेस माने मीडिया। तो उसके बाद आते हैं ऑकलैंड। कौन आते हैं हम लोग का? ऑकलैंड आते हैं। इसी समय सबसे महत्वपूर्ण घटना थे प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था ऑकलैंड के समय। आंग्ल और अफगान युद्ध, है ना। भारत और भारतीय अंग्रेज और अफगान से जाकर लड़ जाते हैं। बाबू आज तक अफगान एक ऐसा देश है जिसे कोई नहीं जीत पाया है।
ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर होते हैं, अफगानी लड़ना जानते हैं, है ना। अफगानी शास्त्र कोई नहीं जीत पाया, पढ़ाएंगे कभी डिटेल्ड। इसी काल में जो इसी 1839 में इसने कलकत्ता से दिल्ली तक ग्रैंड ट्रंक रोड का मरम्मत करवाया था। ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसके बारे में बोला था कि इसको सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य बनवाए थे, फिर अशोक इसको आगे बढ़ाए, फिर इसको ग्रैंड ट्रंक रोड को बनाने का काम और कौन किया था, तो हम लोग को शेर शाह सूरी किए थे, और फिर इसका मरम्मत कौन कराया था, हम लोग का ऑकलैंड। तो लैंड, तो इसका हई नहीं पूछता है ज्यादा क्वेश्चन, हई क्वेश्चन में बेसी पूछता है। ग्रैंड ट्रंक रोड का मरम्मत किसने कराया था, तो ऑकलैंड ने किया था। लैंड से जुड़ा हुआ काम कौन कराएगा, ऑकलैंड कराएगा। याद हो गया, याद हो गया। लैंड से जुड़ा हुआ काम, जमीन से जुड़ा हुआ काम कौन कराएगा, ऑकलैंड कराएगा। एलिनबरो, एलिनबरो, एलिनबरो कब हुए थे, तो 1842 से लेकर 1844 तक, बस दो साल तक। तो एलिनबरो ने दास प्रथा का उन्मूलन किया। कब, 1843 के चार्टर 1843 के चार्टर एक्ट के नियम 5 के द्वारा दास प्रथा का उन्मूलन किया। तो इसको याद करने तरीका, एलिनबरो क्या बोला, दास मत बनो। एलिनबरो क्या बोला, दास मत बनो। 1843 चार्टर एक्ट, 1843 एक्ट 5 के द्वारा, समझा ना, 1843 एक्ट 5 के द्वारा एलिनबरो बोला दास मत बनो। ऑकलैंड जमीन बनाएगा। विलियम बेंटिंग बेटी से जुड़ा काम करेगा, सती प्रथा और हम लोग का बालिका शिशु हत्या को रोक देगा, शिशु बालिका हत्या को रोक देगा। रविवार की छुट्टी की शुरुआत कब हुआ था, लॉर्ड एलिनबरो के समय पे हुआ था, है ना। यही बोला रविवार की छुट्टी देता, 1843 से पहले रविवार की छुट्टी नहीं होती थी, ठीक है। और उसके बाद आता है लॉर्ड हार्डिंग आता है, लॉर्ड हार्डिंग। तो एलिनबरो तो दास मत बनो, याद रहेगा आप लोग को। ऑकलैंड याद हो गया आप लोग को, लैंड बनवाएगा। हार्डिंग, हार्डिंग क्या करेगा, हड्डी गुड्डी काटने से मना करेगा, बोलेगा देखो लॉर्ड हार्डिंग ने नर बलि प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। किसमें प्रतिबंध लगा दिया, नर बलि प्रथा पर लॉर्ड हार्डिंग ने क्या किया, प्रतिबंध लगा दिया। हड्डी गुड्डी नहीं काटना है, कौन बोला, लॉर्ड हार्डिंग। ट्रिक है, पकड़ा गया, तौर याद हो गया, चीज गलती नहीं होगा। 1844 से लेकर के 1848 तक। एक बाद आता है डलहौजी। डलहौजी सबसे बेसी काम करता है ना। और ब्रिटिश क्राउन ब्रिटिश कंपनी के अंतर्गत अगर देखा जाए सबसे बेसी काम करने वाला कोई व्यक्ति था तो डलहौजी था, बड़ी काम करता है। अब क्या काम करता है, लॉर्ड डलहौजी जगत प्रसिद्ध सिख साम्राज्य का प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा महारानी विक्टोरिया को भेज देता है ना। महारानी विक्टोरिया को कोहिनूर हीरा कौन भेजता है, लॉर्ड डलहौजी। वो क्लास देंगे जिसमें पढ़ाएंगे कोहिनूर हीरा एक ऐसा हीरा है जिसके पास गया उसी को बर्बाद कर दिया। इंग्लैंड तो आज बर्बादे ना है, बर्बादे हो रहा है, धीरे धीरे करके बर्बाद होना शुरू हो गया। इंग्लैंड का भी हालत खराब है। डलहौजी ने सिक्किम पर 2 अंग्रेजी डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाकर सन 1850 में उस पर अधिकार कर लिया था, ठीक है। और क्या किया कि इसने राज्य हड़प की नीति को भी अपना लिया था डलहौजी ने। और सिक्किम पर पूछता है कि किसने सिक्किम पर अधिकार कर लिया 2 डॉक्टरों के साथ बुरे व्यवहार का आरोप लगाकर, तो लॉर्ड डलहौजी। 1852 में एक इनाम कमीशन की स्थापना की गई जिसका उद्देश्य था भूमि रहित जागीरों का पता लगा के उन्हें छीन लेना। इनाम कमीशन, कागज पत्र तो कमजोर है जमीन का, यही जमीन का कागज पत्र नहीं है, छीन लेगा अंग्रेज, यही था इनाम कमीशन, है समझ में। 1856 ईस्वी में अवध के को कुशासन का आरोप लगा के अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया था, ठीक है। अवध को कुशासन का आरोप लगा के अंग्रेजी राज्य में किसने मिलाया था, तो लॉर्ड डलहौजी ने मिलाया था, समझ में। और उस समय अवध का नवाब कौन थे, वाजिद अली शाह थे, समझे। ये राज्य हड़प की नीति को शुरू कर देता है। बाद क्या करता है, अवध को छीन लेता है, यानी सिक्किम को छीनिए लिया, झांसी को भी छीन लेगा कि झांसी में क्या है, तो भाई कोई ओकर इथी नहीं है, क्या बोलते हैं, आद औलाद नहीं है। फिर ये बिहार में भी अटैक करता है बाबू वीर कुंवर सिंह पे, ठीक है। इसी को बोलते हैं क्या, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल उसके व्यापक सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के कारण अधिक याद किया जाता है डलहौजी ने। और इस नीति के तहत उसने अंग्रेजी साम्राज्य में अलग अलग राज्यों क्या किया, विलय किया, राज्य हड़प की नीति, है ना।
व्यापक सिद्धांत, जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहते हैं। इसको राज जड़प की नीति भी कह सकते हो, हड़पने के चक्कर में था ही, है ना। तो ये सर्वप्रथम 1848 में सतारा को सबसे पहले अपना कब्जा में लेता है। उसके बाद जौनपुर, संबलपुर, उड़ीसा, बघाट, ठीक है, धीरे धीरे झांसी, सबको क्या करता है अपने कब्जा में लेना शुरू करता है। कौन ना कौन आरोप लगा के, तुम्हारा अपना कोई बाप, तुम्हारा बेटा उटा नहीं है, दे दो। तुम्हारे राज्य में कुशासन का आरोप है, दे दो। तू राज्य शासन नहीं चला पा रहा है, दे दो। यही करता था, छीन लेता था डलहौजी। यही था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, व्यापक सिद्धांत। शिक्षा संबंधी सुधारों में डलहौजी ने 1854 में वुड डिस्पैच लागू किया था। कौन चीज लागू किया था? वुड डिस्पैच। डलहौजी के सबसे इंपॉर्टेंट काम 1853 में, है ना, लॉर्ड डलहौजी क्या करता है, रेलवे का जनक माना जाता है लॉर्ड डलहौजी को, है ना। और 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने के बीच में 34 किलोमीटर का प्रथम रेल स्टार्ट करता है लॉर्ड डलहौजी। भारतीय रेल का जनक कौन है? तो लॉर्ड डलहौजी। 16 अप्रैल 1853 में शुरू करता है। ये मत सोचना कि आम जनता के भलाई के लिए शुरू किया था। ये शुरू इसलिए किया था कि जितना संसाधन है इसको दूर सके, तेजी से सेना को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचा सके। समझ में आया ना। और देखो रेलवे में क्या होता है, डल्ला होता है, तो डलहौजी। रेलवे में क्या होता है, डल्ला होता है। तो रेलवे का डल्ला किसके समय चला? हम लोग का डलहौजी, है ना। और डल्ला पहले किससे चलता बनता था हम लोग का? पहले रेलवे का डब्बा या डल्ला जिसको बोलो, किससे बनता था हम लोग का? लकड़ी से बनता था पहले। पुराना रेल देखोगे तो कितना लकड़ी से, तो वुड से बनेगा, वुड डिस्पैच कर देंगे, तो वुड डिस्पैच। तो वुड डिस्पैच का संबंध शिक्षा से है, लेकिन तुम याद करने के लिए क्यों याद रखना कि वुड डिस्पैच, रेलवे का डब्बा, डलहौजी। आगे बढ़ते हैं। सन 1854 में नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित हुआ और भारत में पहली बार डाक टिकट शुरू किया। 53 में रेल लाया, 54 में क्या कर दिया, ये पोस्ट ऑफिस चलाया डलहौजी। 53 में रेल के बाद चिट्ठी पहुंचाना शुरू कर दिया रेल से। डलहौजी ने पृथक रूप से भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किया था। ठीक है, डलहौजी के समय पर 1853 में कोलकाता आगरा के बीच पहली बार बिजली संचालित तार सेवा शुरू हुआ था। तो डलहौजी रेल भी चलाया, डाक टिकट के लिए डाक टिकट भी चलाया, शिक्षा के लिए वुड डिस्पैच भी चलाया, और उसके बाद क्या किया, कोलकाता और हम लोग के आगरा के बीच में क्या किया, तो डाक और तार सेवा शुरू किया। तार पहले लोग भेजते थे मैसेज की तरह तक, खटखट आवाज करके कंप्रेसित करते थे तार को। इसने शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था। किसने बनाया था? डलहौजी ने। अब तो बिहार का पहले, बिहार और झारखंड अलग होने से पहले तो बिहार का ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन था? गर्मी के दिन में बिहार की राजधानी कौन बनाता था? रांची। मस्त क्लाइमेट है। चलिए अब अंतिम की तरफ बढ़े हम लोग। 1853 में अधिकारियों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगिता परीक्षा की स्थापना किया था। किसने? लॉर्ड डलहौजी ने। ये भी काम किया था, एग्जाम लिया लॉर्ड डलहौजी ने। अब ट्रेन हो गया तो भाई ट्रेन से चलो एग्जाम देने, ट्रेन से जाएंगे। कैसे जाएंगे हम लोग? ट्रेन से जाएंगे। एग्जाम देने कैसे जाएंगे हम लोग? ट्रेन से जाएंगे। ट्रेन से एग्जाम देना मजेदार है भाई। ठीक है। सत्येंद्र नाथ टैगोर पहले भारतीय थे जिन्हें 1863 ईस्वी में लंदन में सिविल सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त हुई। ऐसा भारत में नहीं हो रहा था एग्जाम, ये नहीं करके भारत में एग्जाम, ट्रिक बताएं केवल। ठीक है, पहले जो एग्जाम होता था, एक तरह समझो IAS का जो एग्जाम होता था, जिसे UPSC BPSC होता है उसको, तो उसका जो एग्जाम होता था वो इंग्लैंड में ही होता था। अब सोचो इंग्लैंड तो साधारण आदमी जाएगा नहीं, हम लोग का बस का आजो बात नहीं कि इंग्लैंड चले जाए हम। तो जब भैया बढ़िया परिवार का खाते पीते तो ही ना जाएगा इंग्लैंड, है ना। तो सबसे पहले कौन गए थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर गए थे और वहां पर ICS की परीक्षा में सफलता प्राप्त किया था। और 1922 में इलाहाबाद एवं लंदन दोनों स्थान पर एक साथ सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत हुई थी। 1922 में होता है भारत में। और वो भी क्या करता है, फुल इंग्लिश, टफ इंग्लिश में लोग एग्जाम लेता है, ताकि जल्दी से भारत में कोई भी आदमी नहीं बने ऑफिसर। समझ में आया? डलहौजी ने नर बलि प्रथा को रोकने का भी प्रयास किया था। ठीक है, नर बलि प्रथा से हार्डिंग था, हम लोग को देखने को मिला था वहां पर। ठीक है, आगे चलते हैं और लास्ट चलते हैं ब्रिटिश शासन का दिन। लास्ट जो हम लोग का जो भारत का गवर्नर जनरल बना है, उनका नाम था लॉर्ड कैनिंग। क्या था? लॉर्ड
कैनिन। और लॉर्ड कैनिन भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय था, है ना। अब एक बाद जो बनेगा ना उसको क्या कहा जाएगा, वायसराय कहा जाएगा। ये भी अपने आप को वायसराय ही कहलाता है। क्या हुआ था इसके समय सबसे महत्वपूर्ण घटना कि जिसके कारण कंपनी के शासन को छीन करके क्राउन के अंतर्गत शासन दे दिया जाता है, तो वो हुआ था मेन घटना इसमें कौन, 1857 की क्रांति, जो आपको हम पढ़ाएंगे आगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर समझ में 1857 की क्रांति। तो 1857 की क्रांति हुई थी किसके समय पर, लॉर्ड कैनिन के समय पर। भयंकर विद्रोह। अगर भारत के कुछ लोग साथ नहीं देते ना, पूरा का पूरा अंग्रेज को हम लोग 1857 में खत्म कर देते, लेकिन चूंकि गद्दार हमारे घर में ही है तो भाई क्या कर सकते हैं। कैनिन के समय 1861 में उच्च न्यायालय अधिनियम बनाया गया, जिसके अनुसार पुरानी सुप्रीम कोर्ट और सदर अदालतों को समाप्त कर दिया गया तथा कलकत्ता, मद्रास और मुंबई में एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। किसके समय, तो लॉर्ड कैनिन के समय में कलकत्ता में, मद्रास में और मुंबई में एक हाई कोर्ट की स्थापना की गई। अभी तक सुप्रीम कोर्ट का कोई भी अवधारणा इसमें नहीं है। तो समझ में, कैनिन के समय 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था, है ना। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, भाई विधवा हो गई दोबारा विवाह कर लो, कोई दिक्कत नहीं। और भारत में पहला कानूनी विधवा कलकत्ता में 7 दिसंबर 1856 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर की प्रेरणा से और देख रेख में किया गया था। ये अपना बेटा तक का विवाह एक विधवा से करवाते हैं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक है, इनका कहानी बहुत बढ़िया, आगे पढ़िएगा आप लोग। 1856 में पैतृक संपत्ति संबंधी जो कानून बनाया गया था, उसके अनुसार यह निश्चित किया गया कि धर्म परिवर्तन करने पर किसी व्यक्ति को उसके पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। अब पहले क्या था कि अंग्रेज जबरदस्ती बोलते थे कि तुम्हें नौकरी चाहिए, हाँ नौकरी चाहिए, चलो क्रिश्चियन बनो। तो भाई लोगों के पास भूखमरी था, जूता चप्पल पहनने का भी पैसा नहीं था, समझ में है ना। तो लोग क्या करते थे, दबाव में आकर के नौकरी करने के लिए धर्म परिवर्तन कर लेते थे। तो धर्म परिवर्तन करने पर हिंदू का बोला कि परिवार के लोग कि अगर तो बेटा धर्म परिवर्तन किया तो तोरा के जात से निकाल देंगे, आप अपना संपत्ति में हिस्सा भी ना देंगे। तो अंग्रेज ने कहा भाई कि अगर से तो संख्या घट जाएगा, हम तो चाहते हैं कि बेसी से बेसी यहाँ के लोग ईसाई बने, है समझ में, बेसी से बेसी लोग यहाँ के ईसाई बने। तो बोला कि ऐसा कुछ नहीं होगा, अगर कोई धर्म परिवर्तन करता है तो उसका उसके संपत्ति से बेदखल माई बाप नहीं कर सकता है। तुम्हारा धर्म परिवर्तन करो, बदलो, कोई दिक्कत नहीं। कैनिन के शासन अधिनियम 1858 के तहत मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया। भारत शासन अधिनियम जो था कैनिन के समय में आया था, और चूंकि याद होगा आप लोग पढ़ेंगे आगे कि 1857 की क्रांति में मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर, जिसे बहादुर शाह द्वितीय कहते हैं, उसने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। और उसको क्या किया गया, पकड़ के रंगून भेज दिया गया। अगर इतना आदोला तो सबको गोली मारवा दिया गया, खत्म, है समझ में। अब क्या हो गया कि अब इस तरह बोला है कि अब मुगल कोई राजा नहीं रहेगा। तो अभी तक हम लोग कोई ना कोई मुगल राजा देखते करते खानदान का। व्यापक सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, यानी राज्य विलय की नीति को समाप्त कर दिया गया, जो कि व्यापक सिद्धांत के कारण क्या होता है, 1857 की क्रांति हुई थी। इस तरह हमारा ब्रिटिश कंपनी का अधीन शासन समाप्त हुआ। और कल के क्लास में पढ़ेंगे हम लोग क्राउन का अधीन शासन को। धन्यवाद, आगे बढ़ते हैं।